शैलेश को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए वह भी कमरे में आ गया। वह देखता है कि उन दोनों के बीच में बहस चल रही है। रुक जाओ, कोई मुझे बताएगा आप दोनों के बीच में क्यों बहस हो रही है? शैलेश जी, मैं बाहर शौच के लिए नहीं जाने वाली हूँ और आप मुझे घर पर शौचालय बनवा कर दीजिए। तू भी सुन ले, घर में शौचालय नहीं बनना चाहिए। शैलेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वह शांत होकर वहाँ से चले जाता है। तभी कुछ औरतें आवाज लगाती हैं। अरे भाभी, बहू रानी को बाहर तो लाओ, इसकी मुंह दिखाई की रस्म भी तो करना है। बाहर चलो। ये सही है माँ जी, शौच के लिए मुझे बाहर भेज रहे हो और यहाँ मेरी मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। ज्यादा बकवास मत करो, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। बाहर चलकर बैठो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए हाँ बोला था। प्रिया शांति से जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब उसके घर में शौचालय तो बनने से रहा, इसीलिए प्रिया रोज खेत जाती थी शौच के लिए। एक दिन की बात है, वह हर दिन की तरह शौच करने बैठी, तभी पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। ये क्या आवाज आ रही है? मुझे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। प्रिया अपना लोटा लेकर जैसे आगे बढ़ती है, पीछे से भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया। जब तक आसपास के लोग उसे भगा पाते, तब तक उसने प्रिया को बहुत जख्मी कर दिया था। सब मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। साथ ही शैलेश को भी फोन करके बता देते हैं कि उसकी बीवी की तबीयत बहुत गंभीर है। क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? ठीक है, मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। शैलेश और जानकी दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। प्रिया की तबीयत बहुत नाजुक थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर में शौचालय बना लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज देख लो, नई नवेली बहू का क्या हाल है। शौचालय बनाने से हम सभी सुरक्षित रहते हैं, लेकिन आपको यह बात समझ में नहीं आएगी। आज प्रिया का जो हाल है, उसकी वजह आप हो। चाची, इसकी वजह कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। काश उस दिन मैंने प्रिया की बात सुन ली होती। प्रिया खतरे से बाहर थी और कुछ दिन बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके ठीक होने के बाद शैलेश घर के पीछे एक शौचालय बनवाता है। रूपाली अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी उसकी छोटी ननद रिया उसके पास आती है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं रिया, आज मेरी दोस्त की मेहंदी है और उसने जिद की है, रूपाली तुमको मेरी मेहंदी में जरूर आना है। अब तुम ही बताओ, मेरे पास यही एक साड़ी है, लेकिन इसका ब्लाउज नहीं है। मैं क्या पहन कर जाऊं? रूपाली की शादी एक बहुत ही गरीब घर में हुई है। उस बेचारी के पास सिर्फ 2 जोड़ी ही कपड़े हैं, जिन्हें वो अदल बदल कर पहनती है। आज उसकी बचपन की दोस्त मुस्कान की मेहंदी है और रूपाली के पास पहनने के लिए कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है। एक साड़ी बची है, लेकिन उसका ब्लाउज नहीं है। रूपाली का पति सोहन, वो रूपाली से तलाक ले चुका है और दूसरी शादी कर लिया। रूपाली जो कि दिल से बहुत अच्छी है, इसलिए वो अपनी सास और ननद के साथ ससुराल में ही रहती है। रिया पहले पार्लर में काम करती थी, लेकिन उस दिन माँ, मैं पार्लर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। रिया जो कि बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती थी, इसलिए कुछ लड़कियों ने उसका नाम खराब करने की सोची। हेलो रिया। हाँ शालिनी, बोलो। तुम आते समय मेहंदी लेते आना, और सुनो, पाउडर लाना, हम यहाँ मेहंदी तैयार कर लेंगे। बहुत स्पेशल कस्टमर आ रही है। ठीक है, मैं मेहंदी पाउडर लेते आऊंगी। इतना कहकर दोनों फोन रख देते हैं। अब देखो मजा, रिया की वजह से कोई हमें नहीं पूछता था ना, अब लोग इसके नाम से भी नफरत करेंगे। रिया आ गई। रिया, एक क्लाइंट को मेहंदी लगानी है और वो जिद कर रही थी कि तुमसे ही लगवाएंगी, तो तुम उन्हें अटेंशन कर लो। मेहंदी को पाउच में हम भर देते हैं। रिया क्लाइंट को अटेंशन करने चली गई। इधर शालिनी और श्वेता मेहंदी में खुजली का पाउडर मिक्स करके पाउच में भर देती है। थोड़े देर बाद वहाँ के सबसे अमीर सिद्धार्थ राठौर की बीबी जागृति आती है। आइए मैम, वेलकम। मैंने सुना है यहाँ एक मेहंदी आर्टिस्ट है, मुझे उनसे ही मेहंदी लगवानी है। हाँ जी, ये है एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट। रिया मैम को मेहंदी लगा दो। रिया मेहंदी लगाना शुरू करती है। वो जहाँ जहाँ मेहंदी लगाती है, जागृति के हाथ में खुजली शुरू हो जाती है। कुछ ही समय में खुजली बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। क्या लगा दी हो? मुझे बहुत खुजली हो रही है। रिया, ये मेहंदी तुम लाई थी ना, कहीं तुमने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया? कैसी बात कर रही हो? मैं तो बस मार्केट के खरीद कर इसे ले आई। कुछ करो, ये खुजली बर्दाश्त से बाहर हो रही है। रिया जल्दी से अपना लोशन जागृति के हाथ में लगाती है, जिससे उसे थोड़ा ठंडक मिलती है। देखो तो जख्म भी खुद ही देंगी और मलहम भी खुद ही लगाएंगी।
जागृति को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो पार्लर बंद करवाने लगी। कल से मुझे ये पार्लर यहाँ नहीं दिखना चाहिए। बंद करो इसे। मैम, मैं मानती हूँ मेरे स्टाफ से गलती हुई है, लेकिन आप पार्लर मत बंद करवाइए। हम रिया को नौकरी से निकाल देंगे ताकि फिर कभी ऐसी शिकायत ना आए। मैम, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अभी के अभी निकलो यहाँ से और दोबारा पार्लर में आने की कोई जरूरत नहीं है। रिया उदास आंखों में आंसू को लेकर वहां से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे अपनी बीमार माँ दिखती है। उस घर में सिर्फ रिया ही थी जो काम करती थी, जिससे उन्हें 2 वक्त का खाना मिलता था। अब उसे भी काम से निकाल दिया गया है। वो किस मुंह से ये बात उन्हें बताए? आज बहुत जल्दी आ गई हो बेटा। हाँ माँ, आज ज्यादा काम नहीं था। रिया अपनी भाभी के पास जाती है जो कि कमरे में उदास बैठी थी। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं रिया, आज मेरी दोस्त की मेहंदी है और उसने जिद की है, रूपाली तुमको मेरी मेहंदी में जरूर आना है। अब तुम ही बताओ, मेरे पास यही एक साड़ी है लेकिन इसका ब्लाउज नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊं? भाभी, मैं आपके लिए मेहंदी का एक अच्छा सा ब्लाउज बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं साड़ी पहन कर आती हूँ। रूपाली साड़ी पहनकर आती है और रिया मेहंदी से उसका ब्लाउज बना देती है, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। वाह रिया, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं भाभी, आप जाइए, मेरा थोड़ा मूड खराब है। फिर तो तुम्हें चलना चाहिए ताकि तुम्हारा मूड सही हो पाए। रूपाली रिया की एक नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। वहाँ सबने रूपाली के ब्लाउज की तारीफ की और वहाँ पर जागृति भी मौजूद थी। हेलो मिस, तुम्हारा ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है। किससे बनवाया? ये मेरी ननद ने बनाया है। रिया, ये एक मेहंदी आर्टिस्ट है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम, मुझे मालूम है आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मैंने आपकी मेहंदी में कुछ नहीं मिलाया था, बल्कि जब मुझे मालूम हुआ आप हमारे पार्लर में आ रही हो, हम और महंगी मेहंदी खरीद कर लाए थे। लेकिन ये सब कैसे हो गया मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती सुधरने का एक मौका देती हूँ। तुम्हें अपनी भाभी का ब्लाउज जैसे बनाया है उससे अच्छा मेरा ब्लाउज बनाओ। रिया जागृति के साथ साथ सभी लड़कियों का मेहंदी वाला ब्लाउज बनाती है। इसके साथ जागृति रिया को अपनी पर्सनल मेहंदी आर्टिस्ट बना लेती है और रिया की खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती है। भाभी जी, मानना पड़ेगा, इतने सारे दर्जी होने के बाद भी सभी मर्द आपसे ही कपड़े सिलवाते हैं। हाँ वो तो है, भाभी से कपड़े सिलवाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। रिंकी वहाँ की सबसे फेमस टेलर है। जब से उसने मर्दों के कपड़े सिलने का काम शुरू किया है, तब से सभी मर्द उसी के पास आते हैं। रिंकी गजब की खूबसूरत महिला है और उतनी ही चालाक भी। वो मर्दों से मीठी मीठी बातें करती और उनसे डबल कीमत लेती। एक दिन की बात है, श्याम को कपड़े सिलवाने थे, इसीलिए वो टेलर के पास जाना था। तभी उसे गोलू मिल जाता है। अरे श्याम भैया, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस ये नए कपड़े खरीदे थे तो टेलर के पास जा रहा था इन्हें देने। अरे भैया, कहाँ पड़े हो? आपको पता नहीं है क्या, हमारे यहाँ एक टेलराइन भी है। क्या मतलब? अरे श्याम भैया, हमारे यहाँ एक नई दुकान खुली है और उसे पता है कौन चलाता है? रिंकी भाभी। हम सभी मर्द उन्हीं से कपड़े सिलवाते हैं और सही बताओ तो उनसे बात करके दिल में जो सुकून मिलता है ना, उससे सारी चिंता ही खत्म हो जाती है। गोलू श्याम को रिंकी की दुकान का पता बताता है और श्याम भी अपना झोला उठाकर उसी दुकान की तरफ चल देता है। जब वो उसकी दुकान में पहुंचता है तो वो रिंकी को देखकर सुन्न हो जाता है, क्योंकि वो गजब की सुंदर औरत थी। हाय, कितनी सुंदर है, बिल्कुल अप्सरा दिख रही है। मैं इसे बोल देता हूँ कि मैं नाम भूल गया, फिर इसे खुद ही मेरा नाप लेना पड़ेगा। आइए, मैं आपका नाप लेती हूँ। नाप? हाँ, क्योंकि मैं दूसरे के नाप पर भरोसा नहीं करती। और आप सिलाई का कितना लेती हो? एक सिलाई का 1000। 1000? लेकिन बाकी टेलर तो सिर्फ 400 ले रहे हैं। अब आप ही बताइए, एक तो मैं औरत, ऊपर से इतनी सुंदर, अगर मैं इतना रिस्क लेकर मर्दों के कपड़े सिल रही हूँ तो मेरी खूबसूरती की भी तो कीमत लगनी चाहिए ना। श्याम कोई भी जवाब नहीं देता और रिंकी
फटाफट उसका नाप लेना शुरू करती है। वो श्याम को अलग अलग तरीके से छू रही थी। जो भी था श्याम को बहुत अच्छा लग रहा था। अब समझ आया सभी मर्द इनके पास क्यों आते हैं। मैं इनको 1000 क्या 2000 दे दूं। मैंने आपका नाप ले लिया है, आप 2 दिन बाद आइएगा। ठीक है भाभी जी। ऐसे ही शाम हो जाती है। रिंकी घर जाती है और अपने बिस्तर में लेट जाती है। उसी समय उसका पति वरुण बाथरूम से निकलता है। हाय मेरी बीवी, बहुत थक जाती हो ना। हाँ यार, ऊपर से इन मर्दों को संभालना बहुत मुश्किल का काम होता है। मुश्किल तो होगी ही, मेरी बीवी इतनी सुंदर जो है, लेकिन बेचारे वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बस मन ही मन सोच रहे होंगे कि काश रिंकी मेरी बीवी होती, लेकिन उन्हें क्या पता ये सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन मानना पड़ेगा, मर्द लोग का बहुत ही नाजुक दिल होता है। लड़की थोड़ा सा छू क्या ले पिघल जाते हैं। और उसका फायदा तुम जैसी खूबसूरत हसीनाएं उठाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रिंकी के पास उस शहर का जाना माना गुंडा लल्लू टोपिया आया। रिंकी, मेरा नाप ले लो। मैं तुम्हारे कपड़े नहीं सिल रही हूँ, किसी और टेलर के पास जाओ। मेरे कपड़े तो तू ही सिलेगी। तुम सीधी तरह से जा रहे हो या मैं लोगों को बुलाऊं? राहुल रिंकी की दुकान के बगल से गुजर रहा था। तभी उसे बहुत शोर सुनाई दिया और वो रिंकी की दुकान में आ गया। क्या हुआ रिंकी भाभी, कोई परेशानी है क्या? अब आप ही देखिए ना, एक तो इन्होंने इतनी शराब पी रखी है, ऊपर से मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। लल्लू भैया, आप अभी होश में नहीं हो, आप अभी घर जाइए। क्यों खामखा भाभी को परेशान कर रहे हो? रिंकी, तुम्हें ये बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ देख लेंगे, लेकिन तुम अभी जाओ यहाँ से। रिंकी उसकी बेइज्जती करके भगा देती है, लेकिन लल्लू टोपिया भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वो भलाई नशे में था, लेकिन उसे रिंकी की एक एक बात याद थी। रात में लल्लू टोपिया अकेले बैठा था और सोच रहा था। उस 2 कौड़ी की रिंकी की इतनी हिम्मत कि मुझे लल्लू टोपिया को अपनी दुकान से भगा दे और साथ ही मेरा कपड़ा सिलने से मना कर दिया। उसने मेरी इतनी बेइज्जती की है कि मैं उसे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। रिंकी अपनी दुकान में सिलाई का काम कर रही थी। उसी समय राहुल आ जाता है। आओ राहुल, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपके दर्शन करते जाएं। ये सही किया, वैसे भी मैं बहुत बोर हो रही थी। भाभी जी, मानना पड़ेगा, इतने सारे दर्जी होने के बाद भी सभी मर्द आपसे ही कपड़े सिलवाते हैं। हाँ वो तो है, भाभी से कपड़े सिलवाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये बात तो है। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक लल्लू टोपिया के गुंडे रिंकी की दुकान में आ जाते हैं। कौन हो तुम लोग? ये लल्लू टोपिया के गुंडे हैं। उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे पकड़ने के लिए गुंडे भेजेगा, इसकी तो मैं। भाभी जी क्या कर रही हो? ये लल्लू टोपिया के गुंडे हैं। वो कोई आम आदमी नहीं है, इस शहर का जाना माना गुंडा है। अब आप कुछ भी गलती मत करिएगा। वो लोग जबरदस्ती रिंकी को उठाकर ले जाते हैं। आओ रिंकी आओ। मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था, इसलिए तुम मेरे से बदला ले रहे हो? नहीं नहीं, वो गुस्सा तो बस कुछ ही घंटों का था। तो फिर क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो क्या है ना रिंकी जी, जिसे देखो तुम्हारी ही बातें कर रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना तुमसे ही शादी कर लिया जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी शादी हो गई है। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर तुम्हें है तो हमारे कानून में तलाक भी ले सकते हैं। तुम्हें शर्म आती है? क्या बोल रहे हो? और तुम जो पराये मर्द का नाप लेने के बहाने उन्हें छूती हो और उनसे डबल पैसे लेती हो, उसमें तुम्हें शर्म नहीं आती? वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वरुण और राहुल आ जाते हैं। वो लोग लल्लू से माफी मांगते हैं और रिंकी को छोड़ने के लिए विनती करते हैं।
कैसे पति हो तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बीवी क्या करती है, इसके बावजूद भी तुम इसे मना नहीं करते। मुझे माफ कर दीजिए लल्लू भैया, अब से पूरा ध्यान रखेंगे। लल्लू रिंकी को छोड़ देता है। दरअसल वो रिंकी को सबक सिखाना चाहता था। रिंकी अब एक साधारण टेलर की तरह रहती है और किसी भी कस्टमर का नाप लेने के बहाने उसके पास नहीं जाती और ना ही किसी से ज्यादा पैसे लेती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सास अपनी बहू से। बहू, राकेश बेटा कहाँ है? माँ जी, लगता है आप फिर से भूल गई। राकेश जी आज मेरी बहन शीला को लेने गए हैं। क्या तेरी वो मॉडल बहन शीला फिर यहाँ आ रही है? हे भगवान, ये करम जली यहाँ क्यों आ रही है? भगवान ही बचाए ऐसी लड़कियों से। ऐसी लड़कियाँ जिस घर में जाती है ना, उस घर का सर्वनाश हो जाता है। माँ जी, आप मेरी बहन के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? आखिर उसने हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। बहू, तुझे मेरी बातें बुरी लगती हैं, पर तेरी बहन सही लड़की नहीं है। कविता वहाँ से चली जाती है। अब कविता अपनी बहन के लिए मनपसंद खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में राकेश के साथ शीला घर आती है। उनको देख कविता उसे गले लगाकर उससे बोलती है, तू आ गई मेरी बहन? अच्छा चल, तू जाकर फ्रेश हो जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ दीदी, आप जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और जीजू, आप मेरा सामान लेकर मेरे रूम में आओ ना प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है साली साहिबा। कुछ देर बाद राकेश और शीला फ्रेश होकर नीचे खाने के लिए आते हैं, जहाँ शीला अपने जीजू से मजाक करते हुए बोलती है, क्या जीजू, आप इतने हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, आखिर आपको मेरी दीदी में क्या नजर आ गया? अच्छा साली जी, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो तुम भी बताओ, कैसी लड़की से मुझे शादी करनी चाहिए थी? जीजू, आपकी पर्सनालिटी को मुझ जैसी लड़की सूट करेगी। अच्छा जी। शीला अपने जीजा से मजाक कर ही रही होती है, तभी वहाँ उमा आ जाती है और शीला की बातें सुनकर गुस्से में बोलती है, राम राम राम, कैसा घोर कलयुग आ गया है बहू, तुझे जरा भी इसमें बुरा नहीं लग रहा? तेरी बहन तेरे ही सामने तेरे पति को तुझसे छीनने की बातें कर रही है। माँ जी, ये दोनों तो जीजा साली हैं। बहू, सच में तू बहुत भोली है और तू मेरे बेटे से दूर रही हो, समझी? माँ बस भी करो। इतना बोलकर राकेश गुस्से में वहाँ से चले जाता है। यह देखकर कविता और उमा दोनों ही उदास हो जाती हैं। तो वही शीला कहती है, दीदी, मैं अभी जाकर जीजू को मना कर आती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इतना बोलकर शीला अपने जीजा के पास जाती है, जहाँ वह राकेश को मनाने की खूब कोशिश करती है और राकेश शीला से बोलता है, शीला, अब मैं और सच नहीं छुपा सकता कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि कविता से। कविता से शादी मैंने माँ के कहने पर की थी, जबकि मुझे तुम पसंद हो। हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर फिर भी मुझे तुम्हारे कहने पर माँ की वजह से मजबूरन कविता से शादी करनी पड़ी। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी दीदी को ये लगे कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो गई। राकेश और शीला आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कविता और उमा आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। सच्चाई मालूम चलने के बाद कविता राकेश और शीला से बोलती है, माँ जी, मुझे कहती रही कि मेरी बहन सही नहीं है, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और आप दोनों पर मैंने आंख बंद करके विश्वास किया। अगर तुम दोनों को एक दूसरे से ही शादी करनी थी और एक दूसरे से ही प्यार था, तो मुझे सच बता दिया होता, कम से कम आज 3 जिंदगियां खराब ना होती। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था बहू। माँ, आप तो रहने ही दो, ये सब तो आप ही की वजह से हुआ है। दीदी, मैं नहीं चाहती थी कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। कविता और उमा राकेश को छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राकेश का एक्सीडेंट हो जाता है। राकेश का एक्सीडेंट होने के बाद राकेश खुद से कोई काम नहीं कर पाता है और पूरा दिन व्हीलचेयर पर बैठा रहता है। उसकी सेवा पानी करते करते शीला थक जाती है और एक दिन अपना सामान पैक करने लगती है और शीला को बैग पैक करता देख राकेश उससे बोलता है, शीला, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि अब मैं तुम्हारी और सेवा पानी नहीं कर सकती। शीला, बहुत हो गया मजाक। ये मजाक नहीं है, मैं सच में जा रही हूँ। इतना बोलकर शीला राकेश को उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद राकेश को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपनी माँ और कविता के पास वापस जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलता है, माँ और कविता, मुझे माफ कर दो, मैं आप दोनों के प्यार को समझ नहीं पाया। बेटा, तेरे साथ जो हुआ ना, बिल्कुल सही हुआ। कविता, मुझे माफ कर दो। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, पर मैं
अभी तक इन हालातों से बाहर नहीं निकली हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। और इस तरह से कविता अपने पति को माफ नहीं करती और राकेश को उसकी गलतियों का पछतावा जिंदगी भर रहता है। झंझारपुर में सीता नाम की एक औरत अपने बेटे राज के साथ रहती थी। सीता बहुत ही मॉडल और फैशनेबल थी। वह अपने बेटे की शादी एक मॉडल लड़की से कराना चाहती थी और अपने बेटे राज के लिए अपने ही जैसे एक अमीर और मॉडल लड़की की तलाश में थी। शाम का समय था। राज एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में अपने घर आता है और अपने बेटे को शादी के लिबास में देख सीता बोलती है, अरे बेटा, मैं तो तेरी शादी के लिए खुद ही लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन तू तो शादी